हाउ आर यू? बेटा कैसे हो आप? जी बेटा, इस वक्त मेरा आपके साथ लेक्चर जो है वो ट्रॉपिकल डिजीजेस का है। तो ट्रॉपिकल डिजीजेस में आपको मैं यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करवा दिया हुआ है। बेटा आर यू लिसन मी? यस, ओके। तो यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको नंबर 1 डिजीज जो है वो ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा दी थी। तो आज हमारा दूसरा जो है यूनिट 2 का दूसरा लेक्चर डिप्थेरिया है। तो डिप्थेरिया की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज acute and highly contagious bacterial disease causing inflammation of the mucous membrane, formation of a false membrane in the throat which hinders breathing and swallowing, and potentially fatal heart and nerve damage by the bacterial toxin in the blood. अब डिप्थेरिया क्या है? ये बैक्टीरियल कंटेजियस डिजीज है जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फॉल्स इन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रोट के अंदर फॉर्मेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से ब्रीदिंग और swallowing में प्रॉब्लम होती है। पोटेंशियली फैटल हार्ट एंड नर्व डैमेज बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन। अब इसको अगर इन टाइम मैनेज नहीं किया जाता तो इसके बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है इसकी वजह से नर्व्स डैमेज और हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं। अब इसका बैक्टीरिया जो है वो कॉर्नियम बैक्टीरियम जो है ये बैक्टीरिया है डिप्थेरिया के लिए एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। ये टॉक्सिन प्रोडक्शन अकर ओनली व्हेन सी diphtheria infected by virus and carrion toxin। अब ये जो है टॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव बैसिलाइज है और ये टॉक्सिन ये जो है सिक्रीट करता है एंड इफ isolated must be distinguished from the normal diphtheria। और अगर जो है if isolated अगर isolated हो तो must be distinguished from the normal diphtheria। तो इसको डिस्टिंक्शन किया जा सकता है नॉर्मल डिप्थेरिया से। टॉक्साइड डिवेल्प इन 1920 और 1920 में इसको सबसे पहले जो है डिवेल्प किया गया था। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 5 डेज है। रेंज जो है 1 to 10 डेज भी हो सकती है इसकी। ठीक है, और वैसे तो नॉर्मली 2 to 5 डेज में जो अपीयर हो जाता है, बट समटाइम जैसे मैंने बताया था कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो या फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत जल्द नहीं हुई तो इसके साइन सिम्टम अपीयर होने में 10 डेज भी लग सकते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी, अच्छा बेटा मैं आप लोगों को ये बताती चलूं, सिर्फ 18 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं मेरे लेक्चर में। ठीक है, और मोस्टली आप इस तरह का ही बिहेव करते हो कि मेरे लेक्चर में हमेशा 15 या 18 स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आप ये देख लें कि आपकी ये अटेंडेंस जो है हम जो रेगुलर हमारे पास रजिस्टर है उनमें भी लगा रहे हैं। तो आपका जो सेशन है वो मई से स्टार्ट हो जाता है। मई से अभी तक 4 महीने बनते हैं और 4 महीने आप लोगों का टाइम वेस्ट हो चुका है। तो मजीद आपका टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए बेटा हम लोग ये जो है आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो आपका एग्जाम नहीं हुआ तो वो तो एक जो है कोविड-19 की वजह से लेट हो ही चुका है। तो मजीद हम नहीं चाह रहे कि आपका नेक्स्ट जो है सिलेबस वो भी कवर अपना हो और आपके नेक्स्ट जो है 3rd ईयर के एग्जामिनेशन वो इन टाइम हो जाए। तो इसलिए जो है इंस्टीट्यूशन ने आप लोगों के लिए ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को अभी लेक्चर प्रेजेंट स्टार्ट कर दें। तो अगर ये आप 18-15 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है, टीचर का कोई नुकसान नहीं है। टीचर तो एक भी स्टूडेंट होगा तो उसने लेक्चर प्रेजेंट कर देना। ठीक है, और इसमें आप लोगों की जो है अकॉर्डिंग टू करिकुलम आप लोगों की असाइनमेंट्स होती है।
तो असाइनमेंट में आप प्रेजेंटेशन करते हो, जो आप प्रेजेंटेशन नहीं कर पाओगे, बट मुझे आप लोग प्रेजेंटेशन बना के जो है वो मस्ट सेंड करोगे। एज यू नो कि मैंने आपकी जीआर को और सीआर को ये काम बता दिया हुआ है कि वो आप लोगों को जो है इनलिस्ट कर दें कि कौन सी जो डिजीज है किसने वो बना के सेंड करनी है, ठीक है। लेकिन उसको आप लोगों ने एज इट इज नेट से नहीं उठाना, मुझे या तो उसमें नवीद आलम की बुक में चाहिए या फिर जो है बीटी की बुक में। अगर इससे बाहर से आप उठाते हो तो उसमें जो है जो क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंगली हमने असाइनमेंट बनानी है, या हमारे करिकुलम के अंदर है, या जो हमारे करिकुलम के अंदर बुक्स है, या जिन बुक्स के अंदर से पेपर आता है, तो उससे बाहर से जब हम पढ़ते हैं तो हमें रिवीजन में भी प्रॉब्लम होती है। जब मैं आप लोगों को रिवीजन कराती हूँ तो पेपर में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेपर जो है वो मोस्टली बीटी की बुक और नवीद आलम की बुक से आता है। तो बेटा आपको जो जो डिजीजेस असाइन की हुई है वो बीटी और नवीद आलम दोनों बुक्स को जो है मिला के तो फिर वो असाइनमेंट जो है बनती है, क्योंकि सारी डिजीजेस एक बुक के अंदर नहीं है, कुछ नवीद आलम की बुक में है और कुछ बीटी की बुक में है। तो कुछ जो है वो दोनों बुक्स में है। तो जिस तरह आपको इजी लगता है, अगर नवीद आलम की बुक में एज इट इज जैसे नोट्स बनाए हुए हैं इस तरीके से है, तो सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट आपको वो टाइप करने में लगेगा, स्लाइड बनाने में। तो फिर आपके मार्क्स जो है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये आपके असाइन कर दूंगी जो आपके लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जामिनेशन होंगे कि इन्होंने असाइनमेंट मुझे बना दी थी, ठीक है, या प्रेजेंटेशन कर दी हुई है। तो उसमें प्रेजेंटेशन में अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन ले लूंगी, अगर टाइम नहीं हुआ तो फिर कम से कम आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, मेरे पास आप लोगों का कुछ ना कुछ मटेरियल होगा ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं, जिसने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन लेना या प्रिंसिपल जिसने असाइन करना होता है, तो मैं जिसने भी मुझे पूछा उसके आगे जस्टिफाई कर सकूं कि इन्होंने इस टाइम में मुझे जो है प्रेजेंटेशन जो है भिजवा दी थी। ठीक हो गया। आगे इसकी जो मैं इसी अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ कि एपिडेमियोलॉजी जो हम डिजीज पढ़ रहे हैं डिप्थेरिया, उसकी एपिडेमियोलॉजी में नंबर 1 तो ए जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टाइम, प्लेस एंड पर्सन है। अब जो है इसमें टाइम, विंटर एंड ऑटम सीजन जो है वो चॉइस ऑफ द डिजीज है। तो इस सीजन में इसके अलावा भी जो है रेयर केसेस हो जाते हैं, बट चॉइस ऑफ द सीजन कह लें कि विंटर और ऑटम सीजन है। प्लेस जो है अर्बन और स्लम एरियाज में ज्यादा है, अर्बन स्लम एरियाज में। तो जो है ओवर क्राउडेड पीपल वहां होते हैं और वो उनकी पर्सनल हाइजीन जो है वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये स्लम एरिया में ज्यादा होता है। पर्सन एज अकर यूजली इन चिल्ड्रन 1 to 5 years ऑफ एज जो है ये 5 years तक के बच्चों को जो है यूजली होता है, बट समटाइम जो है ये एडल्ट एज में भी हो जाता है और इससे बड़े बच्चों की एजेस में भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो 1 to 5 years में है। सेक्स जो है कैन अकर इन बोथ सेक्सेस एंड जो है इम्यूनिटी, इन्फेंट्स बोर्न टू इम्यून मदर्स आर इम्यून फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। जो इम्यूनिटी अगर कह लें तो इम्यूनिटी में जो बच्चे अपनी माँ से इम्यूनिटी लेके आते हैं, इन्फेंट्स बोर्न टू इम्यून मदर्स आर इम्यून फॉर फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। कुछ मंथ ऑफ लाइफ के उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। अगर मदर का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, मदर ने अच्छी डाइट ली हुई है और उसकी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छी थी, तो उसने इम्यूनिटी जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग जो है अपने बच्चे में रेफर की होगी। तो उस इस एज में बच्चों को फिर इस तरह के बच्चों को भी जो है कम होता है, रेयर केसेस में होता है। डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स में प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स एंड सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स। प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स में दी एजेंट कॉर्निबैक्टीरियम
जो एजेंट है, प्राइमरी हमारा एजेंट वो बैक्टीरिया है। कौन सा? कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टेरिया, जिससे डिप्टेरिया जो बैक्टीरिया का नेम है। इट हैज 4 टाइप्स। इस बैक्टीरिया की 4 टाइप्स है, ग्रेविस, माइटिस, इंटरमीडियस एंड मिनिमस। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया है और इसको कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टेरिया के नेम से ज्यादातर जाना जाता है। अब सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स जो है, अगर आपकी बुक में आ जाए तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टेरिया, तो तब भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपसे किसी ने आगे इसकी टाइप्स नहीं पूछी तो टाइप्स की डिटेल में जाना फिर जरूरी नहीं है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है उसमें टाइप्स लिखी हुई हैं, तो इसलिए जो है टाइप्स बताना मैंने बेहतर समझा आपको। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स जो है वो लो सोशियो इकोनॉमिकली कंडीशंस, ओवर क्राउडिंग एरिया। तो जो लो सोशियो इकोनॉमिकली कंडीशन है उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो है डाइट अच्छी नहीं होती उनकी, और उनका न्यूट्रिशनल बैलेंस अच्छा ना होने की वजह से जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीकेंड होता है, और जिसकी वजह से उनको इस तरह की डिजीजेस जल्दी हो सकती है। दूसरा, ओवर क्राउडेड पीपल जो है, ओवर क्राउडेड पीपल को जो है ये इस तरह की डिजीजेस जो है वो एक दूसरे से हो जाती हैं। तो जिसकी एग्जाम्पल जो है आजकल जो हमारे आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस हुआ है, जो जैसे आजकल तो डेंगू भी मोस्ट कॉमन हो रहा है, लेकिन जो कोविड-19 है वो ओवर क्राउडेड एरियाज जहाँ होते तो वहां ज्यादा जो है हो जाता है। नंबर सी इसका फ्रीक्वेंसी है। डिप्टेरिया इज रेयर इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू रूटीन चिल्ड्रन वैक्सीनेशन। अब जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनमें रूटीन वैक्सीनेशन डिप्टेरिया की होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ रेयर होता है। और WHO एस्टिमेटेड दैट 3000 डेथ अकर ड्यू टू डिप्टेरिया इन द ईयर 2000। अब WHO का जो एस्टिमेशन है वो 3000 डेथ जो है वो डिप्टेरिया से हुई है 2000 में। तो बेटा ये जो मैंने पीपीटी बनाई है वो ये आपकी नवीद आलम की बुक से है ज्यादातर, और कुछ थोड़ी सी चीजें मैंने जो है दूसरी किसी बुक से ली है, बट मोस्टली जो है ये पीपीटी नवीद आलम की बुक से है। तो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ना इजी हो जाए, क्योंकि पीपीटी अगर इधर उधर से लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्लाइड वाला पढ़े, बुक वाला पढ़े, नवीद आलम वाला पढ़े, या हम बीटी वाला पढ़े, या नेट से पढ़े। तो इसलिए मैंने डिसाइड यही किया है कि आप लोग नवीद आलम या बीटी की बुक से पढ़ो और वही हमारी स्लाइड्स हो, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। तो जब आपकी एग्जामिनेशन होती है तो आप इतना लेंथी मटेरियल वहां से पढ़ रहे होते हो, तो आपको जो है जो चीज नवीद आलम की बुक में नहीं मिलती वो बीटी की बुक में से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो आपकी पीपीटी बनाने में तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मेरे पास दोनों बुक्स मौजूद है, मैं आपको जो है पिक बना के मटेरियल शेयर कर दूंगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन में जो है नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस, discharges from skin layer and contaminated formities और formities। अब infected dust, अब ये चीजें जो है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन है कि जिस तरह से हम नेजोफेरेंजियल जो है secretion या डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन लेयर या कंटेमिनेटेड फॉर्मिटीज चीजें जो कंटेमिनेटेड हैं यूज करते, एंड इन्फेक्टेड डस्ट, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे ये सारी चीजें दूसरे तक जो है सोर्स बन के, तो इन चीजों के जरिए सिक्रीशन, लेयन और अदर
फर्मिटीज और इन्फेक्टेड डस्ट जो है ये इनसे दूसरे जो है पर्सन्स उनको हो जाता है या दूसरे चिल्ड्रन को हो जाता है। फिर इसमें जो है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी treated the period of infectivity may vary from 14 to 28 days from the onset of disease, but carries may remain infective for much longer period. जो इसमें जो डिजीज की रिकवरी है वो 14 टू 28 डेज होती है। 14 डेज में जो है रिकवरी हो जाती है, बट समटाइम अगर जो है ऑनसेट ऑफ डिजीज से लेके 14 टू 28 डेज बताया, 14 डेज में जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। समझ आना जो साइन सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट 28 डेज तक वो कंप्लीट जो है वो डिजीज के जो साइन सिम्टम खत्म हो जाते हैं। कैरीज में रिमेन इन्फेक्टिव फॉर मच लॉन्गर पीरियड। इस तरह उन्होंने ये कहा है कि जो करियर है उसने कैरीज जो है कैरियर उसने कितनी वो इन्फेक्टेड कितना उसको इन्फेक्शन हुआ है, जो है माइल्ड मिड जो है मॉडरेट एंड सीवियर, फिर उसकी रिकवरी जो है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी वो भी उतना ही लॉन्ग चलेगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड जो है 28 डेज है, बट ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है कि कितना किसी को जो है इन्फेक्शन हुआ है, माइल्ड हुआ है और वहीं से जो है उसकी जो है डिजीज या मैनेजमेंट हो गई, या मॉडरेट हुआ या सीवियर हुआ। ठीक हो गया, उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका जो पीरियड चलेगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बाय इन्फेक्टेड जो है कुटेनियस लेयन एंड फॉर्मिट पॉर। अब ये जो है सारी चीजें मैंने अपनी जो है लास्ट स्लाइड में भी बताई हैं आपको। ये वही चीजें हैं, सक्रीशन हो गई और ड्रॉपलेट मेथड हो गया, जो है कुटेनियस लेयंस हो गई और फॉर्मिट बॉर्स डिजीजेस। ठीक है, तो और रिजर्वायर जो है ह्यूमन बीइंग है, इसके रिजर्वायर कौन है? ह्यूमन बीइंग। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा? पोर्टल ऑफ एंट्री में जो है रेस्पिरेटरी रूट जो है वहां से नॉन रेस्पिरेटरी रूट जो है उनमें एक तो रेस्पिरेटरी रूट तो नोज थ्रोट जो है लेरेंक्स फेरेंक्स नोज थ्रोट ये यहाँ से, और दूसरी बात जो है वो नॉन रेस्पिरेटरी रूट्स जो है उसमें कट वूंड और अम्बलाइकस ऑफ द न्यूबॉर्न एंड अल्सर। अब जो है अम्बलाइकस ऑफ द न्यूबॉर्न, जैसे ही न्यू बॉर्न, बाकी चीजों का तो आपको अच्छी तरह से पता है, बट मे बी आप लोगों का इंटरेक्शन न्यू बॉर्न से कभी नहीं हुआ क्योंकि आप अभी तक गायनियोस्टेटिक के एरिया में नहीं गए हों। ये रेयर चांसेस है आप लोगों के पास। जो न्यू बॉर्न होता है तो उसकी अम्बलाइकस जैसे ही कट करते हैं तो उसमें स्टरलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ही कोई लेयन सिक्रीशन या कोई जो है इन्वायरमेंट में या ड्रॉपलेट मेथड जो है ड्रॉपलेट मेथड जो है उसमें से कोई जो है एयरबोर्न इंफेक्शन है तो वो अम्बलाइकस कॉर्ड में फौरन चला जाता है। इसलिए जैसे ही न्यूबॉर्न होता है तो उसकी स्टरलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट अम्बलाइकस कॉर्ड को कट करने के लिए रखे जाते हैं वो वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं होते जो मदर के लिए यूज होने होते हैं। इसके लिए सीजर और अम्बलाइकस क्लिप जो है क्लैंप कह लें, क्लिप कह लें। क्लैंप और होता है और क्लिप और होता है। क्लैंप वो होता है कि जिससे फौरन ही मदर को से अलग करके हम कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं, और उसके बाद जो है कॉर्ड की लेंथ को जो है 2 to 3 सेंटीमीटर कट करके हम कॉर्ड क्लिप लगाते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स में इनकी जो है हाइजीनिक और स्टरलाइजेशन का अगर ख्याल ना रखा जाए तो ये डिप्थेरिया क्या बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस के चांसेस हो सकते हैं।
और बाकी चीजें जो है उनकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं गई, वो आप लोगों को पता है कि कट वुंड और अल्सर से जो है वो फौरन जो है बैक्टीरिया और वायरसेस अंदर एंटर हो जाते हैं। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं ये चीजें, इसलिए मैंने जो भी डिजीज में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ उसका इंक्यूबेशन पीरियड मैंने अलग स्लाइड पे रखा हुआ है, ताकि आप लोग जब स्लाइड्स को पढ़ो तो आपको इंक्यूबेशन पीरियड की स्लाइड अलहदा नजर आए और आपको उस डेज और टाइम या वीक्स का पता हो, ताकि अगर एमसीक्यूज में आ जाए या अगर शॉर्ट क्वेश्चनिंग में आ जाए तो बेटा आप लोगों को पता हो। आगे इसकी पैथोलॉजी में फॉर्मेशन ऑफ ग्रेश एंड येलोइश मेम्ब्रेन ऑफ द टॉन्सिल और फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। तो इसकी जो पैथोलॉजी होगी उसमें क्या फॉर्मेशन, ग्रेश, उसकी ग्रेश एंड येलोइश मेम्ब्रेन जो है टॉन्सिल्स की, फेरिंग्स की और लेरिंग्स की हो जाएंगी। एंड कंजेशन, ओडिमा एंड लोकल टिश्यूज डिस्ट्रक्शन होगा। आज तो मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से ना मुझे सोर थ्रोट, स्वीयर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है और रनिंग नोज है मुझे ना। मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी लेकिन मुझे लेक्चर देना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये जो है टाइम टेबल में टाइम है। तो ये कंजेशन, ओडिमा एंड लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो है ये भी होंगी इंलार्जमेंट ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स। अब उसके जो नेबरिंग जो रीजनल है वहां से वो लिम्फ नोड्स, नेबरिंग कह लें रीजनल कह रहे हैं, उस रीजन के जो है लिम्फ नोड्स जो है वो उनकी भी इंलार्जमेंट होगी। साइंस एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सिन। थैंक यू बेटा, गेट वेल सून। दुआ करी क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब है और ये मैं जो है थ्रोट रेस्ट नहीं मुझे मिल रही जिसकी वजह से मैं ठीक नहीं हो रही ना। थैंक यू सो मच, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए जो है गेट वेल सून लिखा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। साइंस एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सीमिया के अपीयर होंगे एंड मायोकार्डाइटिस एंड नेफ्रोपैथी, ये कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। मायोकार्डाइटिस एंड नेफ्रोपैथी जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है अगर इसको इन टाइम मैनेज नहीं किया जाता। क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्थेरिया, क्लिनिकल फीचर में ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, यूवुला और सॉफ्ट पैलेट। मेरी जो फर्स्ट स्लाइड थी जो जहां से मैंने स्टार्ट लिया था उसमें मैंने आपको वो ग्रेश मेम्ब्रेन एंड कवरिंग और जो विच कवरिंग द थ्रोट एंड टॉन्सिल्स एंड यूवुला एंड सॉफ्ट पैलेट कवरिंग किए हुए जो है मेरी फर्स्ट पिक स्लाइड के ऊपर मौजूद है। असोर थ्रोट एंड हॉर्सनेस जो है वाइस हो जाएगी। सोर थ्रोट की वजह से जो है आवाज भारीपन आ जाएगा आवाज में, जिसको हॉर्सनेस वाइस बोलते हैं। फीवर होगा, फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से फीवर भी होगा। मेम्ब्रेन ग्रेश एंड ब्लीड, अगर मेम्ब्रेन ग्रेश होगी जो है स्पेलिंग, अगर इसको मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये ब्लीड भी कर सकती है। स्ट्रीडर होगा एंड डिफिकल्टी इन swallowing, enlarged cervical lymph nodes in severe cases and severe cases producing so called bull neck। अब इसमें enlargement of cervical lymph nodes हो जाएंगे, जब cervical lymph nodes enlarge होंगे तो उसको बुल नेक भी कहा जाएगा क्योंकि नेक जो है वो आगे को नजर आती है इतनी बड़ी स्वेलिंग हुई हुई, ठीक है, वो क्योंकि वो जो है इनलार्जमेंट ऑफ दी लिम्फ नोड्स इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिसको जो है बुल नेक का नेम दिया जाएगा। थैंक यू सायरा, मुबीन, नुदरत एंड मुदिबा, अमारा, थैंक यू आना, जवेरिया। तो इसके साथ ही जो है क्लिनिकल पिक्चर
लेरेंजियल डिप्थेरिया। अच्छा, जो मैंने अभी आपको क्लिनिकल फीचर बताए थे मेरी उस स्लाइड में, वो फेरेंजियल डिप्थेरिया के थे, ठीक है। फेरेंक्स, अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ दी फेरेंक्स हो जाए, और अभी अगर उसमें लेरिंग्स भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको क्लिनिकल फीचर ऑफ दी डिप्थेरिया ऑफ लेरिंजियल डिप्थेरिया बोलेंगे। इट इज एसोसिएटेड विद फेरेंजियल डिप्थेरिया। ये एसोसिएटेड होते हैं विद द फेरेंजियल डिप्थेरिया, ठीक है। इट मे बी प्राइमरी एंड कैन अकर विदाउट मेम्ब्रेन। हॉर्सनेस, ये जब फेरेंजियल इन्फ्लेमेशन या डिप्थेरिया होता तो उसके साथ ही लेरेंक्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें भी जो है हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस और ब्रेसी कफ होगी और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब चूंकि ये लेरिंक्स की बात होती है जिसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन में भी जो है पार्शली एंड टोटली, जिसमें सीवियर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है पेशेंट को, ठीक है, एंड डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीदिंग एंड लेसनेस, फिर साइनोसिस और मे बी डेथ यूजली ड्यू टू सफोकेशन। क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दी जो है लेरेंक्स हो गया है, अगर टोटली ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फिर वो सफोकेशन होगी इतनी ज्यादा जिसकी वजह से साइनोसिस एंड देन डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है नेजल डिप्थेरिया। नेजल डिप्थेरिया क्रॉनिक सीरियस और सीरोपुरुलेंट डिस्चार्ज। इसमें से जो है नेजल डिप्थेरिया में ये सीरोपुरुलेंट, पुरुलेंट मीन गंदा डिस्चार्ज, गंदा जो है इसमें जो है फाउल स्मेल, और जो है इसका कलर जो है येलोश इन कलर जो है डिस्चार्ज होगा, और कर्टसी एक्सुडेट्स अराउंड द नोज, और नोज के इर्द गिर्द जो है एक्सुडेंट्स, और जो है एक लेयर सी जो है वो डिस्चार्ज की कह लें, जो कर्टसी लाइक जो है एक्सुडेंट होगा, एक लेयर सी चिपकी बनी हुई नजर आएगी। फाउल ऑर्डर्स आएगी, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो डिस्चार्ज की वजह से होगा। फिर ये वाइटनिंग ऑफ द नोज भी होगा और डिस्चार्ज हो सकता है। मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल मेम्ब्रेन, अब नेजल मेम्ब्रेन जो है वो वाइटनिंग कलर की दिखेंगी, ठीक है। और जो है कुटेनियस डिप्थेरिया, कुटेनियस डिप्थेरिया इट इज आल्सो कॉल्ड डेजर्ट सोर और क्रोनिक ट्रॉपिकल अल्सर और पंच्ड आउट अल्सर। अब ये कुटेनियस जो है ये जो ये अल्सर टाइप हो जाता है, इसको डेजर्ट सोर भी बोलते हैं, ठीक हो गया। ये आपको डिप्थेरिया जो है 10 इयर्स ओल्ड बॉय विद सीवियर डिप्थेरिया के साथ दिखाया हुआ है। इसको उन्होंने बताया हुआ कि कंजक्टिवाइटिस भी है, फिर इंजली मेम्ब्रेन और बुल नेक भी नजर आ रही है आपको, और सीवियर मायोकार्डाइटिस भी है, एंड ऑल वैक्सीन जो है कंट्रा इंडिकेटेड। अब जब ये सारे साइन सिम्टम्स अपीयर्स हो जाते हैं तो इस वक्त वैक्सीन जो है ऑल वैक्सीन आर कंट्रा इंडिकेटेड होती है। तो इसकी वैक्सीन भी न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो उस वक्त मस्ट जो है वैक्सीन स्टार्ट कर देते हैं न्यू बॉर्न बेबी की, ठीक है। अब डायग्नोज में कल्चर फ्रॉम दी थ्रोट स्वैब। अब जो इसकी सबसे अच्छी डायग्नोज है वो तो कल्चर होगा। शेक शेक टेस्ट यूजिंग एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ द डिप्थेरिया टॉक्सिन। अब इसमें एक तो कल्चर ऑफ द थ्रोट स्वैब, जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है इजी टेस्ट के लिए, वो थ्रोट स्वैब लेके तो उसका कल्चर करा ले तो वेरी क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक हो गया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो है शेक टेस्ट होना यूजिंग इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन, प्रेजेंस ऑफ द एंटीटॉक्सिन।
स्टेट ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ द डिप्थेरिया टॉक्सिन, इसमें जो इंजेक्शन लगाते हैं इसमें डिप्थेरिया के जो टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया की, उसकी हाइपर एक्टिविटी देखने के लिए कि कितनी उसने हाइपर एक्टिविटी की है। तो इसको 0.2 ml ऑफ शेक टेस्ट टॉक्सिन इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन of the forearm at test, while 0.2 ml of the inactivated toxin is injected into the other forearm जो है। अब उन्होंने इस टेस्ट को करवाने के लिए जो बताया है वो ये कि एक जो है, एक तरफ तो हमने जो है 0.2 ml जो है वो शेक टेस्ट की टॉक्सिन जो है वो एक बाजू पे लगा देनी है, ठीक है। लगानी कहाँ पे, इंजेक्टेड इनटू द स्किन इनटू द फोर आर्म एज अ टेस्ट, वाइल अदर जो है फोर आर्म उस पे हमने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो इंजेक्ट करना, ठीक है, वो भी 0.4 ml। अब दो किस्म की जो है टॉक्सिन जो है वो इंजेक्ट की गई है दोनों में, इस एक में जो है इनएक्टिवेटेड और दूसरी में एक्टिवेटेड शेक टेस्ट की, और दोनों में 0.2 ml। अब इस इसके जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, इसके रिजल्ट को हमने कैसे देखना है। अ नेगेटिव रिएक्शन, नो साइंस ऑफ रिएक्शन, जब नेगेटिव रिएक्शन होगा तो कोई साइन सिम्टम वहां नहीं होगा। जिस तरह मैंने टीबी के टेस्ट में मोनटोन्स टेस्ट का आपको बताया था ना, कि जब हम मोनटोन टेस्ट का जो है इंट्राडर्मल जो इंजेक्ट करते हैं वो भी मेरा ख्याल के 0.5 ml था, तो उसमें जो है 48 to 72 आवर्स में जो है वो एक जो है स्वेलिंग और पैच बन जाता है, ठीक है। ये भी इसी टाइप का टेस्ट है, इसमें नेगेटिव रिएक्शन में नो साइन सिम्टम होंगे और पॉजिटिव रिएक्शन में जो है जो है सर्कमस्क्राइब, वो जो मैंने पैच कहा है ना रेड कलर का, रेड फ्लैश ऑन दी 10 to 50 mm diameter appear within 24 to 36 hours। जो टीबी का था वो 48 to 72 आवर्स में अपीयर हुआ था, और ये जो है डिप्थेरिया का वो 10 to 50 mm जो है डायामीटर अपीयर होगा, और 24 to 36 आवर्स के अंदर अंदर इसको चेक करना होगा। अगर ये पैच बन गया डायामीटर जो है सर्कमस्क्राइब रेड कलर का, तो इट मींस कि ये द कंट्रोल आर्म शोज नो चेंज, द पर्सन इज susceptible टू द डिप्थेरिया। बट जो दूसरा कंट्रोल आर्म था, दूसरी तरफ हमने जो लगाया था तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आई, इट मींस कि वो जो है इसमें डिप्थेरिया है, ठीक है। डिप्थेरिया टॉक्सिन जहां पे लगाई थी हमने शेक टेस्ट, वो पॉजिटिव आ गया, उसमें हमें पैच नजर आ गया। बट इन एक्टिव टॉक्सिन जहां पे लगाई थी हमें वहां पे कोई पैच नजर नहीं आया, ठीक है, जो कंट्रोल आर्म था, लेकिन जिसपे हमें चेक करना चाहिए था डिप्थेरिया के लिए, और वहां पे पैच नजर आ रहा है 10 to 50, 10 से लेके 50 mm, इट मींस के डिप्थेरिया पॉजिटिव है। आगे सूडो पॉजिटिव रिएक्शन, a red flash shows both arms equally but much less circumscribed than true positive reaction. The person is susceptible to diphtheria। अगर बोथ साइड पे आपको पैच नजर आ जाता है बट वो उस जो है 10 to 50 mm से छोटा है, इट मींस के तब भी डिप्थेरिया पर्सन जो है सुसेप्टिबल है उसका। अब मेरा टाइम जो है 50 मिनट हो गए, मैं फौरन आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। डिप्थेरिया जो है इसका जो है रेट और रेशो यूनाइटेड स्टेट में कहाँ थी, यहाँ से हम जो है कल मेरा लेक्चर होगा और इससे मैं कंटिन्यूसली कल जो है इस लेक्चर को कर दूंगी। तो अभी मेरे पास सिर्फ जो है 9-10 मिनट है, इसमें आप लोगों की मैं फौरन प्रेजेंट जो है अटेंडेंस ले लूं, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्रेयर फॉर मी, क्योंकि मुझे काफी सीवियर जो है इन्फेक्शन है, सारी रात ही मेरे गले में जो है वो एक तो कफ होती है और दूसरा जो है
सोर थ्रोट की वजह से मुझे शदीद पेन होती है, ठीक है? प्रे फॉर मी, थैंक यू सो मच। और मैं अब अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की।
ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह कल लेक्चर होगा आपका दोबारा।